Okay, students, we were yesterday doing the retained earnings, and there were certain limitations being discussed in that. Now, one of the limitation which was discussed was जो मैंने मतलब एक स्पीड अप में कंप्लीट कर दिया था, उसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि लास्ट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया था कि रिटेन्ड अर्निंग्स में ओवर कैपिटलाइजेशन होने का डर रहता है। ओके, रिटेन्ड अर्निंग्स लीड्स टू ओवर कैपिटलाइजेशन। ओके, ये एक प्रॉब्लम है आपके पास। अब ओवर कैपिटलाइजेशन बेसिकली क्या है कि जो आपकी एसेट्स जो आपके हैं कंपनी के पास वो ज़्यादा हैं। ओके, और जो मतलब जो टोटल कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ कंपनी है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी। कि मार्केट में कंपनी की कीमत तो कम है, बट जो उसकी वैल्यूएशन है, जो उसकी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है, या जो उसने डेप्ट इशू किया हुआ है जिससे उसने एसेट्स खरीदे थे, तो मान लीजिए जनरली ये कब हो जाता है कि आपने कोई बूम पीरियड में कंपनी स्टार्ट कर ली, या डेप्रिसिएशन आपने कम चार्ज की है, या आपने क्या किया है, सारे प्रॉफिट्स वापस से री इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस में, या फिर आपने ओवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग्स कर दी तो नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखा दिया। नेट प्रॉफिट से ज़्यादा दिखाने से आपके पास जो उसकी क्या कहते हैं कैपिटल है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी है उससे ज़्यादा आपकी वैल्यूएशन हो जाती है। मतलब एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है, टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी इज़ मोर देन द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। के मार्केट में जो आपकी नेटवर्थ है वो कम है, बट आपकी बुक्स में आपके पास ज़्यादा शो हो रही है। वो सिचुएशन को कहते हैं हम ओवर कैपिटलाइजेशन। तो ऐसे ही जब आप प्रॉफिट्स ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपने रिटेन्ड अर्निंग्स अपने बिजनेस में वापस सारा का सारा जो प्रॉफिट है वो वापस री इन्वेस्ट कर दिया एसेट्स में, आपने एक्सपेंड करने में, डाइवर्सिफिकेशन करने में बिजनेस के आपने वो पैसा लगा दिया, तो जो आपने एसेट्स एक्वायर किए तो ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में आपकी जो वैल्यूएशन आ रही है वो ज़्यादा आ रही है। क्योंकि आप फॉर एग्जांपल अगर आपने ज़्यादा शेयर्स इशू ऑफ बोनस शेयर्स किए तो नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग्स आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। नेक्स्ट ईयर जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो जो प्रॉफिट है उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ शेयर होल्डर्स से, शेयर्स से, तो उसकी जो वैल्यू पर यूनिट निकल के आएगी वो कंपैरेटिवली कम आ जाएगी पिछले साल से। तो जैसे ही पर यूनिट यील्ड आपकी कम होनी शुरू होगी, वैसे ही मार्केट में आपकी क्रेडिबिलिटी भी कम होनी शुरू होगी, और मार्केट में क्रेडिबिलिटी कम होने से आप में इन्वेस्टर का फेथ डगमगाएगा। तो ये सिचुएशन होने के डर रहता है जब आप अपने रिटेन्ड अर्निंग्स को री इन्वेस्ट, मतलब आप अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते जाते हो बिजनेस में, चाहे टू सेफगार्ड योर सेल्फ फ्रॉम इनकम टैक्स or to avoid distributing money in the form of dividend to the people concerned, to the shareholders। तो आप अगर उस चीज़ से बचने के लिए ये काम कर रहे हो और आपके पास कोई रियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो अल्टीमेटली आपकी पर शेयर यील्ड को डिक्रीज़ करेगी, जो फर्दर आपके इन्वेस्टर का जो आप में कॉन्फिडेंस है वो डिक्रीज़ करेगा, वो आपके रिड्यूस करने की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके बिजनेस के लिए। तो ये आपकी एक एस्पेक्ट है। ओके, तो हमने क्या किया है कि क्या क्या रीजंस हैं ओवर कैपिटलाइजेशन के। एक तो हमने कहा कि ओवर इशू ऑफ कैपिटल है आपकी, मतलब एडवर्टीजमेंट्स में आपने पैसा लगा दिया, या आपने एसेट्स महंगे खरीद लिए हैं। ओके, आपने महंगी ज़मीन खरीदी है, महंगी मशीनरी खरीदी है,
आपको ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत ग्रोथ होगी, तो अब आपने एक एम्बिशियस प्लान के थ्रू एसेट्स को खरीदना शुरू कर दिया और बाद में आपको पता लगा कि नहीं ये तो नुकसान हो गया, तो आपने एसेट्स महंगे खरीद लिए। ओके, तभी ओवर कैपिटलाइजेशन होती है। फिर ओवर एस्टिमेशन कर लिया आपने अर्निंग्स की, नेट प्रॉफिट आपने ओवर एस्टिमेट कर लिया कि आप ज़्यादा पैसा कमाने जा रहे हो आने वाले टाइम में, तो आप इन्वेस्टमेंट उस तरीके से कर रहे हो। ओके, या फिर आपने लिबरल डिविडेंड पॉलिसी कर रखी है, मतलब उसमें कोई डिविडेंड पॉलिसी, कभी तो आप बहुत ज़्यादा डिविडेंड शेयर करते हो, कभी बहुत कम शेयर करते हो, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। ओके, या फिर आपके पास है हैवी प्रमोशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस। आपने प्रमोशन पे और ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस पे इतना ज़्यादा पैसा खर्च कर रखा है, तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है ओवर कैपिटलाइजेशन की। ओके, तो इसका अब सिंपल सा एस्पेक्ट है कि ओवर कैपिटलाइजेशन से आप क्या करते हो, एक्सेस इन्वेस्टमेंट करते हो एसेट्स में। ओके, रेदर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी हैव डिस्कस द रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर। ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है ओवर कैपिटलाइजेशन में। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ओवर कैपिटलाइजेशन से जब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो एसेट्स में देन द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो उससे क्या होता है कि जो आपकी रेट ऑफ रिटर्न कम हो जाती है। ओके, और लोअर रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ रिटर्न इफेक्ट होती है इफ़ यू डोंट हैव अ रियल टाइम प्रोजेक्ट्स अवेलेबल विद यू, योर प्रॉफिट्स विल गो डाउन, एज ए रिजल्ट ऑफ विच जो आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं इंटरेस्ट पेमेंट की, ओके, वो जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस हैं या डिविडेंड पेमेंट की, वो आप फुलफिल नहीं कर पाते हो, तो उससे आपके क्रेडिटर एज वेल एज इन्वेस्टर आपके ऊपर जो फेथ है वो डिक्लाइन करता है, एंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आपको बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि वेन एवर यू गो फॉर रिटेन्ड अर्निंग्स, you have to see that it does not lead to over capitalization, because it can in return, rather than providing the benefits to the company, can harm the interest of the company। तो ये हमारे पास एक रिटेन अर्निंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, अब हम चलते हैं इसके आगे। नेक्स्ट एस्पेक्ट है हमारे पास GDR एंड ADR। Okay. So next is GDR and ADR. Okay. First thing is these are not dollar denominated receipts. Okay, here these are dollar denominated receipts। एक तो ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। अभी मैं आपको इन दोनों के डिफरेंस के हिसाब से ही समझाऊंगा। सेकंड है these are traded in Luxembourg Stock Exchange or European stock exchanges
or any other stock exchange. Okay, but these are specifically traded in American stock exchange. Okay. Third is these do not follow GAAP principles strictly. Okay. These have to follow strict accounting, American accounting and auditing प्रोसीजर्स. ठीक है जी. तो उनको स्ट्रिक्ट अमेरिकन अकाउंटिंग प्रोसीजर्स फॉलो करने हैं, इनको नहीं फॉलो करने हैं. ये लिबरली फॉलो करती हैं जीडीएस. अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट दोनों के बीच. These are issued by company through an intermediary, i.e. shares are not sold directly to shareholder, rather these are handed over to an intermediary. Okay. Who is termed as depository. ओके. यहाँ एक इंटरमीडियरी है, handed over to an intermediary who is termed as depository. Okay, comma, who appoints a custodian through whom share warrants are handed over to investor. ओके. तो ये आपके पास है who appoints a custodian through whom share warrants are handed over to the investor. तो यही दोनों में आपके पास है. ओके.
ये आपके पास है, दोनों में सेम, यहाँ पे भी वही रूल है। These are issued by the company to an intermediary who is known as depository, okay, who appoints a custodian of shares, comma, who on that basis issues share warrants to investors। ओके जी, तो ये काम है आपके पास। तो ये एक इंटरमीडिएट है, हु इज नोन एज डिपॉजिटरी एंड who appoints a custodian of shares, who on that basis issues to the investors। तो ये आपके पास है another important aspect इसमें। फिर इसमें क्या है, ओके, the share warrants issued to investors holds no voting rights। Okay, same way share warrants enjoys no voting rights। तो यहाँ शेयर वारंट्स को कोई वोटिंग राइट्स नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके पास। ओके, फिर आपके पास क्या है, these are given dividends through custodians। ओके, तो इनको डिविडेंड मिलते हैं। ओके, और तो यहाँ पे भी these are issued dividends through custodians। Okay, another is these are freely traded like negotiable instruments। ओके जी, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह किए जाते हैं। ओके, these are also traded freely like any security or negotiable instrument। Another important thing is these can be converted
converted into shares at any point of time. These can be converted into shares ओके। ये आपके पास है ये GDRs और ADRs है। ओके so this is what we are dealing with GDRs and ADRs. Okay. Okay, now we are going to understand IDR. Okay, this is the Indian form of global depository receipts. This is known as Indian depository receipts. Indian depository receipts. Okay, as in GDR or ADR, any Indian company or a non-American or non-European company can go into their stock markets to raise funds in dollar denomination. Same way, if any foreign company wants to raise funds from Indian stock markets, they can issue their shares in this particular format. Okay, they can issue their receipts, okay, through a depository who is registered with the Securities Exchange Board of India. Okay, but for that it is very important that that company which is going to issue depository receipts should have at least a reserve of $100 million. Okay, तभी वो कंपनी यहाँ अपना प्रोग्राम शेयर्स पैसा रेज करने का प्रोग्राम कैरी आउट कर सकता है थ्रू इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स. Otherwise, they are not allowed to raise money from the stock market. Okay, Indian stock market. So, as in GDR and ADR, we need to have a depository. Okay, same way here also we need to have a depository who will be the custodian of shares of this particular company and will issue them to the shareholders or the investors who have applied for these shares. First thing. Second thing is the shares are being issued in a way as the normal shares are issued in the market. तो वो जो डिपॉजिटरी है वो शेयर ऑफर उसी तरीके से करेगा जैसे एक नॉर्मल कंपनी इंडियन कंपनी अपने कंट्री में शेयर्स को बेचने के लिए अपना प्रॉस्पेक्टस लॉन्च करती है और वो शेयर्स को बेचती है, वैसे ही उस फॉरेन कंपनी के शेयर्स को ये इंडियन कंपनी अपने इंडियन डिपॉजिटर, इंडियन जो कस्टोडियन ऑफ शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी इज, ही विल advertise the proposal of that particular company in the same way as the other Indian companies do, and the shares are being sold in the same way as other Indian companies do. So ये आपके पास है. ओके, और इसमें आपको वही वोटिंग राइट्स तो नहीं है
बट इसमें बोनस और डिविडेंड मिलेंगे। जैसे जीडीआर और एडीआर में बोनस एंड डिविडेंड मिलता है, वैसे इसमें भी बोनस एंड डिविडेंड मिलेगा आपको। आपके पास वोटिंग राइट्स नहीं है, आपको एक कस्टोडियन के थ्रू शेयर वारंट्स मिलेंगे। ओके, एक डिपॉजिटरी होगा, डिपॉजिटरी आगे एक कस्टोडियन को अपॉइंट करेगा, उसके थ्रू शेयर वारंट्स मिलेंगे। ओके, एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट they have to get the approval from SEBI, and the application for these shares has to be made within 90 days before the issue of opening date. Okay, तो यहाँ जो एप्लीकेशन आपको लगानी है वो विदिन 90 डेज आपको लगानी पड़ेगी of the approval of the SEBI. That is the another important thing. Okay, and these are listed on the stock exchanges of Indian Stock Exchange, Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. उस पे ये लिस्ट होती हैं और फ्रीली ट्रेडेबल हैं, ट्रांसफरेबल हैं। ओके, एंड दीज आर इशूड इन इंडियन रुपीज डिनोमिनेशन, नॉट इन अमेरिकन डॉलर्स डिनोमिनेशन। ये अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो डिनोमिनेशन यहाँ पे क्या है, इंडियन रुपीज़ की है, नॉट दैट ऑफ डॉलर्स, राइट। तो लोकल करेंसी में ये इशू होते हैं। तो ये आपके पास आइडियाज़ हैं। ओके, सो द फर्स्ट आइडिया वाज issued by a company that is Standard Chartered PLC in June 2010। तो ये आपके पास एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है ऑनर्स फंड के थ्रू। पहले आप जो भी पैसा रेज करते थे वो करते थे इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू, इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू। फिर आपके पास अमेरिका एडीआर एंड जीडीआर की फैसिलिटी अवेलेबल थी। तो अब इंडिया में भी हमने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है फॉर द फॉरेन कंपनीज टू रेज मनी फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट्स by issue of IDRs, that is Indian Depository Receipts, for which you have to get the approval from SEBI. You have to appoint a depositor who is registered under SEBI, who will be reappointing a custodian for shares, and those share warrants will be issued through this custodian to the investors, and they will be getting the benefit of bonus as well as dividend, as it is being done in case of ADR and GDRs. The one important thing which I didn't explain in ADR and GDR was that ADRs are more costly as compared to GDRs, okay, because there are strict rules and regulations are to be followed in case of ADRs as compared to GDRs, okay. And ADRs are traded only on American stock markets, whereas GDRs are traded on any international market. So that is the another important difference between ADR and GDR. So this is what we have discussed: ADRs, GDR, IDR. Okay, the another way of raising owners fund. After this, we will be discussing the borrowed fund, various elements of borrowed fund. Okay.